आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में समान अध्ययन में आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर 5वां। इससे पहले हमने आपको 4 सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं किया तो जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ। आज का पहला क्वेश्चन है कि जून 2026 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 का आयोजन किया गया है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर बरेली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी वो आपका होगा आगरा। आगरा में आयोजित किया गया ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 का। यहाँ पे 2-3 न्यूज ध्यान रखेंगे। पहला तो 20 जून 2026 को हुआ है, कहाँ पे? आगरा में। क्या? ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे, 9 जून 2026 की बात है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अंदर, कहाँ पे? लखनऊ में ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। तो अब यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि प्रोजेक्ट गंगा कब स्टार्ट किया गया? तो आपका जवाब होगा 9 जून 2026। प्रोजेक्ट गंगा का उद्देश्य क्या है, किससे संबंधित है? गंगा की सफाई से? तो नहीं, किससे? ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी से। तो ये सवाल ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे गंगा का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो गंगा का पूरा नाम है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। तो यहाँ से आपको कई सवाल देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे 30 मई 2026 को, तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। आपसे पूछ सकता है कि कहां पर किया गया नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन? तो आपका जवाब होगा लखनऊ। तो यहां से आप 5 क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 करा कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? जीपीआई यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे आता है? तो साथ ही आप देखेंगे भारत तो 127वें नंबर पे है जीपीआई 2026 में, 127वां। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी। देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जीपीआई 2026 की, तो इसको जारी कौन करता है? तो यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी आईईपी जारी करता है। कौन सा संस्करण इस बार जारी किया गया? तो इस बार 20वां संस्करण जारी किया गया है। इस संस्करण में आप देखेंगे तो 163 देशों में से भारत साथी वो 409 स्कोर प्राप्त करके 127वें स्थान पर है। यहीं पर आप देखेंगे तो आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड आता है, तीसरे नंबर पर साथ ही स्विट्जरलैंड का स्थान आता है। जबकि पीस इंडेक्स में आप देखेंगे तो जो रूस है इस सूचकांक में सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में जाना जा रहा है, मतलब इसको सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में स्थान मिला हुआ है। तो हमारे भारत के लिए जरूरी है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, और इस क्वेश्चन को साथ ही आप इंपॉर्टेंट लगाना, आपके पेपर में बन सकता है ये। 27 मई 2026 से 7 जून 2026 के बीच में टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2026 पेरिस के फ्रांस में संपन्न हुआ है। इसमें पुरुष एकल का विजेता कौन है? तुरंत आप लोग आंसर करिएगा वीडियो रोक करके, कौन है? ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव, फ्लेवियो कोबुली या मार्सेल ग्रेगोलर्स, ठीक है, या फिर आपका होरासियो जेबालोस। तो पुरुष एकल पूछ रहा है, तो आप जानते हैं साथी अलेक्जेंडर जेवरेव इसमें विजेता रहे। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा? पहला हो। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन का, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 24 मई 2026 से 7 जून 2026 के बीच में पेरिस में इसका आयोजन किया गया। और विजेता कौन है साथी? पुरुष एकल के विजेता है अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। जबकि उप विजेता कौन है? तो फ्लेवियो कोबोली, जो कि कहाँ से हैं? इटली से हैं। यहीं पर महिला एकल की बात करेंगे तो मीरा एड्रीवा, जो कि रूस से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उप विजेता की बात करेंगे तो माजा चवालिंस्का, ये पोलैंड से हैं। इनका लोकेशन भी आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंच ओपन से, फिर उसके बाद ये अगली बार से दूसरा का आएगा। तो फ्रेंच ओपन 2026 में पूछ रहा है कि पुरुष युगल खिताब के विजेता हैं कौन? मार्सेल ग्रेगोलर्स। तो युगल पूछा, देखिए पुरुष युगल, एकल नहीं, युगल। इनका संबंध किस देश से है? स्पेन, अर्जेंटीना, फिनलैंड या फिर ब्रिटेन? तो आप देखेंगे जो मार्सेल ग्रेगोलर्स हैं ये युगल के विजेता रहे साथी, और इनका संबंध स्पेन से है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा यहाँ पर भी हो जाएगा आपका? पहला। देखिए, अब हम बात करें अगर पुरुष युगल को लेकर के, यानी जोड़े में कौन कौन जीता, तो विजेता में 2 लोग रहे इसमें। एक तो आपके मार्सेल ग्रेगोलर्स स्पेन से, और होरासियो जेबालोस ये अर्जेंटीना से हैं। जबकि उप विजेता कौन है? तो उप विजेता हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से हैं, और हेनरी पैटन ये ब्रिटेन से हैं। महिलाओं में अगर महिला युगल में आप देखेंगे तो विजेता है कैटरीना सिनिया कोवा, जो कि कहाँ से हैं? चेक गणराज्य से हैं। और टेलर टाउनसलैंड ये कहाँ से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। उप विजेता में कौन है साथी? तो अन्ना डेनिलिना, जो कि कजाकिस्तान से हैं। और एलेक्जेंड्रा क्रूनिका ये सर्बिया से हैं।
इसी तरह से मिश्रित युगल में अगर आप देखेंगे साथी, तो मिश्रित युगल में आप पाएंगे तो सारा एरेना ये इटली से हैं, इनके साथ साथ में एड्रिया बाबा सोरसोरी ये भी इटली से हैं, दोनों लोग इटली से हैं, ठीक है। जबकि उप विजेता ये यहाँ पे एक लोग का नाम याद रखें, काम चलेगा। ग्रेबिएला ड्राबोवस्की कनाडा से हैं, जबकि इवान किंग ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। तो दोनों को एक बार आप लोग प्लीज देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, 3-4 बार पढ़ना, काम बन जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष हम लोग साथी 17 जून को मनाते हैं। तो अगर आपने सी आंसर चुना है तो आपका सही जवाब। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, जैसे 3 जून को आप जानते हैं विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, यह साथी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं। 15 जून को यह भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल विंड डे मनाते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं। 17 जून को ही हम विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं 18 जून को। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस यह साथी मनाया जाता है 19 जून को, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वां रायसीना संवाद कब संपन्न हुआ? यानी आपसे समय पूछ रखा है, 11वां रायसीना संवाद कब हुआ? तो मार्च में हुआ था, 5 से 7 मार्च 2026 के बीच में, 5 से 7 मार्च 2026 के बीच में रायसीना संवाद किया गया साथी दिल्ली में। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला। अगर हम बात करें रायसीना संवाद 2026 को लेकर के, तो इसका आयोजन कब किया गया? 5 से 7 मार्च नई दिल्ली में। इसका कौन सा संस्करण साथी? 11वां संस्करण है। इसके आयोजक कौन है? तो विदेश मंत्रालय, इसके साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इस वर्ष साथी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन का जो थीम है वह है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, बाकी जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में किस स्थान पे है? अच्छा, अभी जो जारी किया गया नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 में बताया गया साथी कि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। शीर्ष 3 देशों में साथी नंबर 1 पर चाइना आता है, नंबर 2 पे USA आता है और नंबर 3 पर हमारा इंडिया यानी भारत आता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर यह बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये रिपोर्ट है साथी, ये रिपोर्ट बताता है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पे है। मार्च 2026 तक हमारे यहाँ सौर ऊर्जा लगभग में 150.26 गीगावाट, जबकि पवन ऊर्जा तकरीबन 56.009 गीगावाट हो गया है। मार्च 2026 तक देश में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से कुल साथी 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है हमारे यहाँ। नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में चीन नंबर 1 पे है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद भारत है, उसके बाद ब्राजील है साथी, ठीक है, मतलब चौथे स्थान पे है, ध्यान रखेंगे ब्राजील। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI 2026 में भारत का क्या स्थान है? तो याद रखेंगे साथी, इस इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पे है। कौन से 13वें स्थान पे? तो इस प्रकार सही जवाब आपका कौन सा होगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को, तो इसे जारी कौन किया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस IEP जारी किया है। 2026 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश रहा है। इसके बाद बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रहे। इस सूचकांक के अनुसार 163 देशों में भारत साथी 6.428 स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है। अगला है, पुस्तक है फाइंडिंग माई वे, पुस्तक के राइटर निम्नलिखित में से कौन है? फाइंडिंग माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, डेविड सजले, मलाला यूसुफजई या चेतन भगत? फाइंडिंग माई वे पुस्तक के राइटर है साथी मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई, यहाँ पे नोट करेंगे, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। फाइंडिंग माई वे, मलाला यूसुफजई, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखेंगे तो एक पुस्तक है अटल संस्मरण, अशोक टंडन ने अटल बिहारी पर लिखा हुआ है। सुधा मूर्ति की पुस्तक है द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग्स और डेविड फ्लैश की पुस्तक है फ्लैश। इसे साथी आप जानते हैं 2025 में बुकर पुरस्कार मिला। अब देखें चेतन भगत, इन्होंने लिखा है 12 years माई मेस्ड अप लव स्टोरी, जबकि DY चंद्रचूड़ का है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर।
सॉरी, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, हाल ही में प्रयागराज में आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का थीम क्या था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, ध्यान रखिएगा क्योंकि चर्चा में बहुत था। तो प्रयाग में है तो रक्षा त्रिवेणी संगम, तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा? सी हो जाएगा प्रश्न में सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का, जिसका हिंदी में मतलब है उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2026, इसका आयोजन 4 से 6 मई 2026 के बीच में किया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया गया। इसका विषय साथी रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमता का संगम होता है। आयोजक कौन है इसका? तो ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, रक्षा त्रिवेणी संगम याद रखें, काम चलेगा। भारतीय सेना के उत्तरी और केंद्रीय कमान, ये संयुक्त रूप से दोनों लोग साथी आयोजित किए हैं नॉर्थ टेक सिंपोजियम। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से कौन संबंधित नहीं है? तो कह रहा साथी हीनयान, महायान, वैभाषिक, दिगंबर और श्वेतांबर। अब जानते हैं ये दोनों के दोनों जैन धर्म से हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और डी हो जाएगा, दिगंबर संप्रदाय। तो इस तरह से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट पर डिस्कस करें तो प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और इस समय साथ ही सुत्त पिटक और विनय पिटक इसकी रचना की गई थी और इसमें साथ ही बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। जब द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, इसमें बौद्ध धर्म साथ ही दो भाग में बढ़ जाता है, महासंघिक जिसे हम सर्वास्तिवाद भी कहते हैं और स्थविर जिसे हम थेरावाद भी कहते हैं। जब तीसरी बौद्ध संगीति होती है साथी, उसमें एक नया पिटक जुड़ा रहता है जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। तो ये सवाल भी आपसे पूछा सकता है कि अभिधम्म पिटक कौन सी संगीति के बाद से आया है? तो आपका जवाब होगा साथी तीसरी संगीति। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति में विवाह शास्त्र नामक एक नया ग्रंथ की रचना की जाती है, ध्यान रखेंगे। और इसी संगीत में अंतिम वाले में बौद्ध धर्म साथी हीनयान यानी जो अस्तवीर है वो हीनयान और महायान साथी जो महासंघिक हैं यानी जो जिसे हम सर्वास्तिवाद बोले हैं वो, तो बौद्ध धर्म दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चल के फिर अस्थवीर के भी कई पार्ट होते हैं और महायान के भी कई पार्ट होते हैं। बाकी आप जानते हैं साथी श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों के दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला है, मौर्य काल में राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खेती से जो आय प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? तो राज्य भूमि पर खेती से जो प्राप्त होने वाली आय है इसे साथी सीता के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? पहला हो जाएगा सही जवाब। अगर हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य में कर आय का स्रोत क्या था, तो राज्य भूमि पर जो खेती से प्राप्त होने वाली आय है उसे साथी सीता कहा जाएगा। भाग क्या है? स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से जो साथी प्राप्त आय है उसे मौर्य काल में साथी भाग कहा जाता है और यह इसकी मात्रा 1/6 से 1/4 होती थी। प्रडय क्या होता था? तो प्रडय संकट काल में प्रजा के द्वारा वसूल किए जाने वाला जो कर है उसे साथी प्रडय कहा गया। बलि क्या होता था? तो बलि एक प्रकार का साथी धार्मिक कर है, ध्यान रखेंगे। हिरण्य क्या होता था? तो यह नकद यानी अनाज के रूप में नहीं नगद रूप में लिया जाने वाला कर है। जबकि पार्श्व क्या है? तो व्यापारियों के अधिक लाभ पर वसूले जाने वाला कर है। विविध क्या होता साथी? ये चारागाह कर है। तो ये करों के प्रकार हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ दर्शन और उसकी तरफ दिया, दूसरी तरफ दिया साथी उसके प्रणेता कौन है? तो अगर आप देखेंगे न्याय दर्शन, तो साथी न्याय दर्शन के प्रणेता कणाद नहीं बल्कि गौतम होते हैं, ऋषि गौतम। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका सही जवाब, करेक्ट आंसर। ठीक है, कारण कौन सही नहीं है? तो आपका सी वाला सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये सवाल आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। सांख्य दर्शन के प्रणेता साथी कपिल मुनि माने जाते हैं। योग दर्शन के प्रणेता ये पतंजलि माने जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम माने जाते हैं। वैशेषिकी दर्शन के प्रणेता ऋषि कणाद माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी माने जाते हैं। वेदांत दर्शन के प्रणेता साथी बादरायण माने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग का गठन किया गया था। तो बिल्कुल सही है साथी, अलाउद्दीन ही सल्तनत काल का ऐसा शासक है जो बाजारों को भी देखरेख करेगा और इसके लिए वो दीवान ए रियासत गठित कर रहा है। दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली अस्थायी केंद्रीय सेना यानी अपने पास सेना रखेगा केंद्र में यानी दिल्ली में सेना रखने की शुरुआत करी हुई है। दोनों बातें सही हैं, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी संबंधी को सुधार, जैसे पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए इसने दीवान ए रियासत, सहना यानी एक दंडाधिकारी और मुहतसिब, ये 3 नवीन पद बनाए हुए थे ताकि पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जा सके। अगर हम बात करेंगे मुहतसिब नामक अधिकारी को लेकर के, तो जनसाधारण के आचार का ये साथी रक्षक हुआ करता था, बाजारों पर नियंत्रण रखता था, माप तौल का निरीक्षण भी ये करता था। आजकल के मान के चलिए सप्लाई इंस्पेक्टर की तरह ये काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे गुप्तचर विभाग, तो गुप्तचर विभाग साथी ये इसके प्रमुख वरीद ए मुबालिक कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत वरीद साथी यह एक संदेश वाहक होता था। दिल्ली के सभी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली अस्थायी केंद्रीय सेना की स्थापना की हुई है, और इसने साथ ही सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट की है। पैसा देता है सैनिकों को, जैसे आज के पुलिस वगैरह इन सबको वेतन मिलता है, ठीक ऐसे ही, ठीक है। अगला सवाल है, सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। शंकराचार्य का संबंध साथी अब जानते हैं अद्वैतवाद से है, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद यानी एक का दूसरा यहाँ भी है और यहाँ भी है। रामानुजन की बात करेंगे, साथी तो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, यानी बी का पहला, तो बी का पहला यहाँ दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। निम्बार्काचार्य की बात करेंगे तो द्वैतवाद से संबंधित है, सी का तीसरा, तो साथी सी का तीसरा यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो डी का साथी चौथा। माधवाचार्य, तो माधवाचार्य साथी द्वैतवाद से संबंधित है, तो इस तरह से डी से चौथा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, यानी सही जवाब ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसे सही कर लेंगे, जिन लोगों ने पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन किया तो इसे आप सही कर लेंगे, ए कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख संत की बात करेंगे और इनका दार्शनिक मत, तो शंकराचार्य साथी यह अद्वैतवाद से संबंधित है, रामानुजाचार्य यह साथी विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, निम्बार्काचार्य यह द्वैतवाद से संबंधित है, माधवाचार्य यह द्वैतवाद से संबंधित है, बल्लभाचार्य यह शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ये अचिंत्य भेदाभेद से संबंधित है। तो ये पूरा याद करना पड़ेगा, पेपर में आता रहता है यहाँ से सवाल। अगला है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ कब किया गया था? कब नहीं, किसके द्वारा किया गया था साथी? इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, ऐसा सवाल है। इंडियन होम रूल सोसाइटी वो भी लंदन में किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा था, कब नहीं, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो साथी लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी, होम रूल नहीं, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी होगा सही जवाब। देखिए अगर हम बात करेंगे इंडियन होम रूल सोसाइटी को लेकर के, तो इसकी स्थापना फरवरी 1905 में लंदन में होती है। इसके संस्थापक कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनका नाम याद रखिएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की भी स्थापना लंदन में किया जाता है। लंदन में ही इनके द्वारा साथ ही एक समाचार पत्र लॉन्च किया जाता है, द इंडियन सोशलिस्ट। तो ये सवाल पेपर में आता है कि इसको कौन लॉन्च करता है, तो जवाब होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ पे? लंदन में। और इंडियन होम रूल सोसाइटी कौन लॉन्च करेगा? 1905 में लंदन में। तो जवाब होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब की जाती है? आप जानते हैं साथी यूएसए में हो रहा है गदर पार्टी की स्थापना, और ये कह रहा कब क्या? 1913 में होता है, लेकिन हर जगह 1913 लिखा हुआ है। अब 1913 में डेट भी याद रखना पड़ेगा, तो 1913 में कब? 21 अप्रैल 1913, बिल्कुल सही है। 21 अप्रैल 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हो रही है, तो इस प्रकार से सी आपका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं गदर पार्टी को लेकर के, तो 21 अप्रैल 1913 को यूएसए में साथी इसकी स्थापना की जा रही है। इसके संस्थापकों में 2 लोग का नाम आता है, सोहन सिंह भकाना, लाला हरदयाल सिंह। सोहन सिंह भकाना द्वारा 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था बनी थी, और आगे चल के यह संस्था साथी गदर नामक अखबार भी रिलीज किया हुआ है, और इसी के नाम पे साथी ये पार्टी का नाम पड़ा है गदर पार्टी, ठीक है। तो बाद में गदर नामक अखबार से संबंधित है लाला हरदयाल सिंह, तो कई बार पेपर में आ जाता है गदर पार्टी के संस्थापक, तो याद रखना अगर सोहन सिंह भकाना भी है और लाला हरदयाल सिंह भी है, तो एग्जामिनर को यह सवाल गलत करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इन दोनों में से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। क्या ये बात सही है? तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथी, ये बात बिल्कुल सही था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में गोपाल कृष्ण गोखले ने समझौता करवाया था।
अब देखिए ये बात थोड़ा सा रोचक होगा कि ये जो समझौता हुआ था आप जानते हैं, इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनके मध्य में समझौता कौन कराता है? दो लोग का नाम आता है, कौन कौन? एनी बेसेंट और बीजी तिलक, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका केवल एक हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब ए। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ में अधिवेशन होगा साथी, दिसंबर 1916 में होगा और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन का परिणाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता हुआ ताकि संवैधानिक सुधार की एक ही योजना अपनाई जा सके। अतिवादी यानी उग्रवादी और उदारवादी इनका पुनर्विलयन फिर से हो जाता है, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग होते हैं। ठीक है, और इसमें साथ ही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की महती भूमिका यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी मिलान कराने में। अधिवेशन के ही दौरान आप देखेंगे तो राजकुमार शुक्ला की मुलाकात साथी हो जाती है महात्मा गांधी की गांधी जी के साथ, और उन्होंने महात्मा गांधी को इसी समय साथी चंपारण की समस्या से अवगत कराया। और इसी के अगली बार आप जानते हैं 1917 के अंदर महात्मा गांधी चंपारण का आंदोलन भी करने वाले हैं। अगली बात है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। जबरदस्त सवाल है भाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किए गए रोलेट एक्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। हाँ बिल्कुल सही था, रोलेट एक्ट लगाया था ताकि जो राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो भारत के अंदर चल रहा है, आप जानते हैं 1906 से ही शुरुआत हो जाता है और 1919 तक तो मतलब इतना बवाल होता है कि पूछिए मत। इसी में बटुकेश्वर दत्त का 1908 में बम्बा का कांड भी हो जाता है साथी, है ना। तो इसको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लेकर आया गया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? जब रॉलेट एक्ट आ रहा है तो उस समय भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासन है, क्योंकि 1916 से 1921 तक रहता है चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921 तक। तो वाकई में दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट। बात अगर हम करेंगे रॉलेट एक्ट को लेकर के तो 1917 में न्यायाधीश हैं साथी सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इसका उद्देश्य था कि भारत के अंदर जो ये क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं उसको कुचलने के लिए आप एक अच्छा प्लान दीजिए। समिति के सुझाव पर 1919 में साथी एक विधेयक पारित किया गया जिस विधेयक का नाम था रॉलेट एक्ट 1919। इस अधिनियम के तहत यानी इस एक्ट के तहत 1919 की अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसलिए साथी इस कानून को कहा जाता था बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून, और इसकी बहुत आलोचना भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया। इस समय वायसराय साथी चेम्सफोर्ड जो लागू कर देते हैं रॉलेट एक्ट। गांधी जी द्वारा इस अधिनियम के खिलाफ साथी आह्वान किया गया है एक आंदोलन का, और उसी आंदोलन का परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड आगे देखने को आपको मिल जाएगा साथी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तत्व के कारण ब्लड कैंसर यानी रक्त कैंसर साथी होता है? कौन से तत्व के कारण? सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक या फिर बेंजीन। रक्त कैंसर हो सकता है किसके कारण से? तो यहाँ पे साथी बेंजीन प्रमुख उदाहरण है रक्त कैंसर को लेकर के, तो जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करें सीसा लेड तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, इससे साथ ही मस्तिष्क गुर्दा लीवर व अन्य अंग से नुकसान हो जा सकता है। कैडमियम की बात करेंगे तो यह साथी रक्तदाब को बढ़ा करके हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न करता है। आर्सेनिक की बात करेंगे तो चारे वाले पौधे को यह साथी जहरीला बना देता है आर्सेनिक। फ्लोराइड्स की बात करेंगे तो वातावरण में इसकी सांद्रता बढ़ने से पत्तियों में हरिमहीनता अथवा उतक क्षय रोग उत्पन्न हो सकता है। बेंजीन की बात करेंगे तो साथी यह रक्त कैंसर का कारक होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में हॉटस्पॉट स्थल के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हैं भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट स्थल क्षेत्र है। इनमें से आप देखेंगे तो 3 दिया है, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट। तो ये तीनों के तीनों तो है ही साथी, है ना। पूर्वी हिमालय आप देखेंगे, इंडो हिमालयन क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका या सोंडालैंड का जो क्षेत्र है वो भी भारत में ही आ रहा है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी से हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा साथी राइट आंसर। ठीक है, अगर हम भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या होता है हॉटस्पॉट या संवेदनशील स्थल? इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग साथी ब्रिटिश के इकोलॉजिस्ट हैं नॉर्मन मॉयर्स, इनके द्वारा 1988 में दिया गया था। ऐसा स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता साथी पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जंतुओं के अस्तित्व पर निरंतर खतरा भी मंडराता रहता है। ऐसे स्थल को हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट एरिया बोलते हैं। मतलब जहां पे बहुत सारे स्पेसीज जीव जंतु पाए जाते हैं लेकिन उनके अस्तित्व पर खतरा बना रहता है साथ।
ऐसे स्थल को हम हॉटस्पॉट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो भारत में इनको 4 पार्ट में बांटा गया, 4 क्षेत्र में बांटा गया। एक तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र, एक तो इंडो वर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट का क्षेत्र, श्रीलंका और सुंडालैंड का जो एरिया साथ ही उनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र। तो इस तरह से 4 हॉटस्पॉट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नामेरी, तो आप जानते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान साथी यह असम राज्य में पड़ता है, असम में पड़ता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। असम में आप देखेंगे तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना होगा, जैसे काजीरंगा, ये तो सभी को पता होगा, मानस, ठीक है। इसी तरह से नामेरी राष्ट्रीय उद्यान साथी ये भी असम में है, ड्रिब्रू सैबखुआ राष्ट्रीय उद्यान असम में है, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, डिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी है साथी, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो साथ ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान यह आपका केरल में पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे केरल में स्थित है कुछ राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी याद रखिएगा। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है साथी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, अन्ना मोदी 16 राष्ट्रीय उद्यान है, मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान है। तो 16 तो 3 तो ऐसे याद आएगा, 16 देगा तो मतलब केरल मान लेना, ठीक है। बाकी साइलेंट वैली घाटी है ही, बचा कौन? पेरियार और एराविकुलम, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगला है, भारत का अंतःस्थलीय खारे पानी का बृहत्तम झील निम्नलिखित में से कौन है? अंतःस्थलीय खारे पानी का बृहत्तम झील आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं साथ ही सांभर झील सबसे अधिक खारे पानी का, वो भी अंतःस्थलीय है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी होगा आपका राइट आंसर। अगर हम बात करें सांभर झील को लेकर के, तो इसका लोकेशन साथी आप जानते हैं राजस्थान में है, और यह अंतःस्थलीय खारे पानी का सबसे बृहत्तम झील है। भारत में 60% नमक की आपूर्ति यहीं से होता है। बात करेंगे चिल्का झील, तो ये साथी है उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत का खारे पानी का बृहत्तम लैगून झील का एग्जाम्पल है, और यह झील साथी झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र में बना हुआ यह एक ज्वालामुखी या उल्कापात के द्वारा निर्मित झील है साथी। इसी तरह से रूपकुंड झील यह साथी उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और यह ताजे जल के साथ ही बृहत्तम झील का एग्जाम्पल है, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ जलप्रपात दूसरी तरफ से संबंधित नदी सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलप्रपात दिया है, दूसरी तरफ से संबंधित नदी दिया हुआ है। तो अब देखें कुचिकल जलप्रपात साथी है वाराही नदी पर कर्नाटका में पड़ता है, जबकि दूध सागर मांडवी नदी गोवा में है, वहां पे पड़ता है। जोग या गरसप्पो यह श्रावती नदी पर पड़ता है कर्नाटका में। एन्ना साथी, एन्ना कावेरी नदी पर नहीं है, नर्मदा नदी पर पड़ता है एमपी में। यन्ना साथी, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कावेरी दिया है, तो आपसे पूछा कौन सही नहीं है, तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कुचिकल वाराही नदी कर्नाटक, दूध सागर मांडवी नदी गोवा, जोग या गारसप्पो श्रावती नदी कर्नाटक, यन्ना नर्मदा नदी एमपी, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, गोकक घाट प्रवाह कर्नाटक, पायकारा साथी यह नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु, चुलिया चंबल नदी राजस्थान पे, धुआंधार साथी ये आपका एमपी में पड़ता है नर्मदा नदी पर। इसी तरह से हुंडरू यह पड़ता है साथी स्वर्णरेखा नदी झारखंड पर, चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ पे, डुडुआ साथी मच्छकुंड नदी उड़ीसा में पड़ता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के साथी खूब रट्टा मारिए, याद हो जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 आप जानते हैं आर्टिकल 76। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी को लेकर के, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। यह भारत के साथ ही सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, ध्यान रखेंगे, तथा भारत सरकार को विधिक मामलों पर यह सलाह देते हैं। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ा भारत के पहले महान्यायवादी हैं, और यह भारत के सबसे अधिक समय तक 1950 से 1963 तक रहने वाले महान्यायवादी हैं। इनकी नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का या संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का अधिकार होता है। मतलब ये मत नहीं दे सकते हैं, बाकी संसद में बोल सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अगर संयुक्त बैठक हो रहा है तो उसमें भी बैठ सकते हैं, लेकिन साथ ही अब सदस्य नहीं होते संसद के, तो इसीलिए इनको वोट देने का, यानी अगर कोई बात हो जाती, कोई बिल आते हैं तो उसमें मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? जबरदस्त सवाल है।
1984, 1993, 1980 या 1981? सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में भारत सरकार करती है। तो इस प्रकार से जून 1983 यानी बी हो जाएगा आपका सही जवाब यानी राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करेंगे जून 1983 तो सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग बनाया जाता है। आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया है, ध्यान रखेंगे। आयोग का काम क्या था कि भारत सरकार के जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, ठीक है, इससे संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना, उसको सही कैसे किया जा सकता है उस पर रिपोर्ट देने के लिए यह आयोग साथी बनाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? मतलब दोनों बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए तभी ना। तो प्रत्यार्पण पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है संघ सूची, नशीले पेपर विद्युत पर आप देखेंगे तो दोनों लोग काम कर सकते हैं। ये समवर्ती सूची का मैटर होता है विद्युत, तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर यानी सही जवाब। बात करेंगे समवर्ती सूची को लेकर के, तो विद्युत साथी, आपराधिक कानून, विवाह और तलाक ये समवर्ती सूची में आता है, दोनों कानून बनाएंगे। और संक्रामक या संसर्गज रिपोर्ट, दिवालियापन या ऋण शोधन क्षमता, वन्य पशु और पक्षी की सुरक्षा याद रखेंगे, न्यास और न्यासी ये भी समवर्ती सूची का है, कानून, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय। तो इस तरह से 4-5 है समवर्ती सूची वाले, आपको ध्यान रखना होगा। अगला है भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? जो पंचायत है उनकी शक्ति से संबंधित है, उनके अधिकार और उनके जिम्मेदारियों से संबंधित है, ग्राम पंचायत। तो कौन सी अनुसूची में दिया गया है? कहने का मतलब कि पंचायतों को एक पावर मिल रहा है साथी। आप जानते हैं कि एक अमेंडमेंट किया गया था 1992 73वां संविधान संशोधन, और उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और उसमें साथ ही जो पंचायत हैं स्थानीय स्वशासन उनको संवैधानिक पावर मिल जाता है। तो इस तरह से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1993 में, मतलब 92 में 93 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में, ठीक है, पंचायतों की शक्तियां, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित कुल 29 विषय शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें साथ ही जो नगर पालिका है उनके अधिकार, उनके दायित्व, उससे संबंधित प्रावधान दिया गया था। इसमें नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में 18 विषय। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो हमारी पंचायत है साथी उसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय शामिल हैं, और जबकि जो नगर पालिका उसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय शामिल हैं। अब ये 29 विषय कौन शामिल है आपको पढ़ना चाहिए अगर आप अपने पढ़ान में रुचि रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? अच्छा क्वेश्चन है, कौन से आर्टिकल में बात कहा गया है? तो साथी 75 के 3 में कहा गया, आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी साथी लोकसभा का, वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 का 3 याद रखेंगे। इसके अनुसार जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी वह सामूहिक रूप से साथी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 48 संसद के सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया था? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे कृषि मूल्य और लागत ये बनता साथी 1965 में। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसकी स्थापना होती है साथी 1965 में। यह आयोग फसल के जो एमएसपी होते हैं यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके निर्धारण से संबंधित रिपोर्ट सरकार को देते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य साथी यह 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जबकि धान का साथी 2369 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली का साथी 7263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न की क्रय करती है साथी उसे हम लोग अधिप्राप्ति मूल्य या वसूली मूल्य कहते हैं। 26-27 के लिए यह मूल्य अलग है। आप लोग एक बार गूगल करके बताना कि 26-27 के लिए यह मूल्य कितना है गेहूं का। अगला है, भारत में कृषि साख यानी कृषि ऋण के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऋण कौन मुहैया कराता है कृषि के लिए साथी? तो ये सभी लोग देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो है, वाणिज्यिक बैंक भी है। तो साथ ही कृषि साख से सभी लोग संबंधित हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे भारत में
कृषि वित्त के स्रोत को तो दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो गैर संस्थागत और एक संस्थागत। संस्थागत में आप देखेंगे तो सहकारी समितियां बैंक आ जाते हैं, व्यापारिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सरकार है, ये सब। गैर संस्थागत में आप जानते हैं महाजन, साहूकार, संबंधी, रिश्तेदार, व्यापार, जमींदार, ये लोग आते हैं। आरबीआई का 2024 में एक आंकड़ा था साथी, इसके अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न संस्थाओं के योगदान कुछ ऐसे हैं। वाणिज्य बैंक ज्यादा कर देता है, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नंबर आता है, उसके बाद सहकारी बैंक का परसेंट आता है। तो अगर आपसे ये पूछे कौन सा बैंक सबसे ज्यादा योगदान देता है कृषि क्षेत्र के लिए, ठीक है, खास करके ऋण के लिए, तो आपका जवाब होगा वाणिज्यिक बैंक। तो इतना परसेंट है तो सबसे ज्यादा हमेशा रहेगा जिंदगी भर, है ना। आगे नेक्स्ट बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। कह रहा था इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था। साथ ही लाया जाता है 1998 से 99। तो कई बार पेपर में 1999 भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 1998 से 99 में शुरू किया जाता है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। अगर हम बात करेंगे संगठन या संस्थान, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक साथी 1975 में अस्तित्व में आ रहा है, नाबार्ड साथी 1982 में, जबकि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना साथी है 1998 से 99 में अस्तित्व में आता है, ध्यान रखेंगे। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी साथी यही छिपी बेरोजगारी का ही एक एग्जाम्पल होता है, और भारत में ही आप जानते हैं कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा पाया जाता है। एक बार एग्रीकल्चर धान बुआई करने वाले लोग बैठे हुए हैं सत्यार गांव में, तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी को लेकर के, तो भारत में छिपी बेरोजगारी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। इस कार्य साथी भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी का अधिक दबाव साथी बना रहता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक तो मौसमी और दूसरा प्रच्छन्न। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है साथी, तो नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी एनएसएसओ द्वारा एकत्र और प्रकाशित किया जाता है। यह सवाल भी कई बार पेपर में सीधे आपसे पूछा जाता है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है, तो जवाब होगा एनएसएसओ। अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन, करा इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथनों पर विचार करिए, सही जवाब से पूछा है। तो कह रहा है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था डब्ल्यूटीओ का, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसके महानिदेशक डॉक्टर नगुंजी ओलकोंजो इबोला हैं, जो कि इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। तो एक बार आप देखेंगे तो साथी अभी भी मतलब 2021 से अभी तक जो डब्ल्यूटीओ के जो डायरेक्टर हैं वह यही हैं, डॉक्टर नगुंजी ओकोंजो इबेला। तो इनका नाम याद रखेंगे, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ की, तो इसकी स्थापना कब किया जाता है, तो 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ साथी, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका पहले नाम था प्रशुल्क व्यापार एवं सामान्य समझौता यानी जीएटीटी। उद्देश्य है जो सदस्य देश है उनके बीच भेदभाव रहित मुक्त व्यापार करना और उसको प्रोत्साहित देना। भारत साथी डब्ल्यूटीओ का सदस्य, इसकी स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1995 से ही है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या साथी 166 है। तिमोर लेत्से अगस्त 2024 में 166वां देश बना हुआ है। इसके वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर नगोंजी ओलकोंजो इबेला हैं। इन्होंने साथी 1 मार्च 1921 से पदभार संभाला है और इस पद पर नियुक्त होने वाली यह पहली महिला है, ध्यान रखिए। अगला है इन इक्वलिटी री एग्जामिन्ड पुस्तक के राइटर कौन है। इनइक्वलिटी री एग्जामिन्ड पुस्तक के राइटर अमर्त्य सेन है साथी। तो इस प्रकार से सही जवाब का कौन सा, पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेंगे, जैसे गुन्नार मिडल तो इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रिलीजन्स एशियन ड्रामा, जबकि एओ हॉर्समैन द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोल्डर स्ट्रेटजी फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जबकि एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, जे एम्किंस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन, ठीक है, ये बुक वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट। डेविड रिकार्डो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। अमर सेन है इनइक्वलिटी री एग्जामिन्ड। जोसेफ ए स्टिगल्स है द प्राइवेसी ऑफ इनइक्वलिटी। एंथनी बी एंटिकन्स का है इनइक्वलिटी व्हाट कैन बी डन। साथ ही ये सब इकोनॉमी से संबंधित है, टोटल बुक इकोनॉमी से संबंधित है। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इकोनॉमी में ये क्वेश्चन हमसे बन सकता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। ग्रामीण साक्षरता कहाँ पाया जाएगा भैया, तो गोवा में पाया जाता है साथी, ठीक है। कहाँ पे,
गोवा में पाया जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले तो केरल में है, उसके बाद साथ ही गोवा में है, तो गोवा केरल ऑप्शन में है नहीं, तो इस प्रकार सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला राज्य साथी केरल है, 93% लोग साक्षर हैं, एजुकेटेड हैं। जबकि उसके बाद सेकंड नंबर पे गोवा आता है, 86% लोग हैं। सबसे ज्यादा नगरीय साक्षरता दर साथी यह मिजोरम में पड़ता है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के संबंध में शीर्ष 40 सबसे ज्यादा साक्षर साथी गौतम बुद्ध नगर पड़ रहा है। ठीक है, साक्षरता दर वाला राज्य पूछा है, फिर कानपुर, औरैया और इटावा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में साथी ये बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में शीर्ष 4 जिले साक्षरता के अनुसार कौन है, तो यहाँ पे लिख देना चाहिए था जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश लिख देता तो बढ़िया था। ठीक है, शीर्ष 4 जिले कौन है, तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा है। ठीक है, अगला है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ पर है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, तो ये साथ ही बुलंदशहर में पड़ता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, बी हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, अब कुछ संगठन देख लेंगे जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है। जैसे बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर में सेंट्रल पल्प और पेपर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरठ में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, गौतम बुद्ध नगर में नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, बुलंदशहर में केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान और प्रसार केंद्र है, मथुरा के मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान साथी देखने को मिलता है। अगला, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंज प्रोडक्शन के लिए फेमस है, मूंज उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा साथी अमेठी, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पाद में, तो आजमगढ़ ये ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है, पीलीभीत बांसुरी उद्योग या काष्ठ पदुका यानी खड़ाऊ के लिए फेमस है, निजामाबाद या आजमगढ़ साथी काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस, बाराबंकी ये पॉली फाइबर के लिए, गोरखपुर टेराकॉट की मूर्तियां बनाने के लिए, बागपत साथी होम फर्निशिंग गुड्स के लिए फेमस है, अमेठी साथी मूंज का प्रोडक्शन कर रहा है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए फेमस है, जलेसर यानी इटावा जिला कॉस्ट बेल यानी ब्रॉस और पीतल के लिए फेमस है। तो इसको राइट डाउन करना है और 3-4 बार पढ़ना है, तब जाकर के आपको ये चीजें याद होनी है साथी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन देता है बार बार, तो याद रखेंगे। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा साथी बी, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। मई माह का हमने बहुत क्वेश्चन आपको कराया पिछले 3-4 दिनों में, अब तो पूरा हो गया होगा। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस या विश्व परिवार चिकित्सा दिवस, 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस या विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में साथी मनाया जाता है, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस यानी प्रसूति फिस्टूल समाप्ति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है साहब। सामंस ऑफ द हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है, सामंस ऑफ द हिमालयाज पुस्तक के राइटर कौन है, अनु मल्होत्रा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, कुछ और बुक्स देख लेते हैं। जैसे सामंस ऑफ द हिमालयाज पुस्तक के राइटर है अनु मल्होत्रा, जबकि पूजा पुदारा द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स, जबकि अंदिलीब वाजिद लर्निंग टू मेक टी फॉर वन, जबकि हिरोमा कावाकॉमी अंडर द आई ऑफ द बिग वर्ल्ड, जबकि आदली जासवाल साथी द डायमंड ऑफ इंस्क्रिप्टेड रेड ट्रैप राइटिंग्स फ्रॉम बॉम्बे। एक बार में नहीं याद होगा, 3-4 बार इसको लिख करके पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ा थोड़ा एग्जाम टाइम में टैकल करेगा दिमाग में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ साथी नदी और दूसरी तरफ संबंधित नगर। 1-2 क्वेश्चन ऊपर छूट रहा था तो हमने कहा इस पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप ध्यान से, अलकनंदा पर है बद्रीनाथ, बिल्कुल सही है, लेकिन शिप्रा नदी पर कटक नहीं है साथी। जो आपका ये कटक है ये महानदी पर पड़ता है उड़ीसा में, जबकि एक छिप्रा नदी पर है, तो यही आपका सही नहीं है। डी आपका हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ नदी है उनके किनारे बने हुए नगर हैं, तो एक एक करके थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अलकनंदा पर है बद्रीनाथ, यमुना पर दिल्ली पड़ता है किनारे, तापी नदी पर सूरत, झेलम पर श्रीनगर, छिप्रा या सिप्रापुर जैन, गोमती पर लखनऊ, महानदी कटक, गंगा नदी वाराणसी कानपुर, और भी है पर इंपॉर्टेंट एरिया साबरमती अहमदाबाद, हुगली कोलकाता, रानीपुल नदी पर साथी गंगटोक स्थित है सिक्किम वाला, बाकी तुंगभद्रा कुर्नूल, वैगई मदुरै,
कोवलम औरंगाबाद महाराष्ट्र का, कावेरी नदी सारी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, पेन्ना नदी नल्लोर आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन विदेशी कृष्णदेवराय के समकालीन थे जो भारत में आए थे? मतलब कृष्णदेवराय के समय में कौन सा विदेशी व्यक्ति भारत में आता है? तो कृष्णदेवराय के समय में आप देखेंगे तो द्वारतो बारबोसा आता है साथी। इसमें सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कुछ लोग, कुछ यात्री आए हुए हैं, इनको याद रखेंगे। निकोलो कांडी इतालवी से आता है देवराय प्रथम के समय में। अब्दुल रज्जाक फारस से है देवराय द्वितीय के समय में। दुआर्तो बारबोसा पुर्तगीज है, कृष्णदेवराय के समय में आता है। डोमिंगो पायस साथी कृष्णदेवराय के समय में आया। फर्नाओ नूनीज अच्युत देवराय के समय में आया। सीजर फेटरेज पुर्तगाली है जो सदाशिवराय के समय में आता है। ये सब पुर्तगाली है, बाकी ये फारस से आता है और बाकी ये इतालवी है। तो इन सब ये पुर्तगाली है, इनको याद रखिएगा। ठीक है। अगला, रॉलेट अधिनियम के विरोध में अमृतसर में प्रदर्शनकारी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को कब गिरफ्तार किया गया था? अब यहीं से देखिए, गांधी जी ने आह्वान किया है रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और अब साथ ही दो लोग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी के बुलाने के बाद 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? पहला हो जाएगा साहब यहाँ पे सही जवाब। महात्मा गांधी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रथम जन आंदोलन होता है। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया गया। साथ ही सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। अमृतसर में प्रदर्शनकारी सैफुद्दीन किचलू और प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है। हाँ, तो और सत्यपाल को 9 अप्रैल 1919 को साथ ही गिरफ्तार किया गया। अगले दिन 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर साथ ही गोली भी चला दिया जाता है। और इसी को लेकर के 13 अप्रैल 1919 को साथ ही जलियांवाला बाग में डिस्कस करने के लिए लोग इकट्ठा होंगे, जहां पे जनरल डायर के द्वारा साथ ही गोली चला करके सबकी हत्या कर दी जाती है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है? ये भी सही क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है, तो मैंने सोचा एक ही क्वेश्चन में सब लपेट देंगे। उर्वरक प्रोडक्शन से आप जानते हैं भूरी क्रांति रिलेट करता है, तो इस प्रकार से पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। और हम ये दे रहे हैं, पूरा चार्ट आप रख लेना, स्क्रीनशॉट कहीं से और नहीं लिखना बस। प्रमुख क्रांतियां जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न प्रोडक्शन, सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी प्रोडक्शन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति मांस निर्यात या झींगा उत्पादन, भूरा क्रांति साथ ही उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इसी तरह से कृष्ण क्रांति बायोडीजल प्रोडक्शन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौंग उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? लौंग के प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे साथ ही लौंग प्रोडक्शन में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल का नंबर आता है, तो तमिलनाडु इसमें शीर्ष पर है। तो इस तरह से भी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है। बाकी आप जीरा के प्रोडक्शन में, अगर आपको जीरा का व्यापार करना तो आप गुजरात जाओ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। लौंग के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इमली के लिए साथ ही तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कुल फूल के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, उसके बाद एमपी, कर्नाटक। धनिया के लिए साथ ही आप एमपी जाओ, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर असम जाओ। इलायची के लिए आप केरल जाओ, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। लहसुन के लिए आप एमपी जाओ, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक भैंस की प्रजाति है? बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो अगर आप इसमें देखेंगे साथी, तो जो भदावरी है ये भैंस की प्रजाति पड़ती है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा? भदावरी, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी करेक्ट आंसर। ठीक है। कुछ पशुओं की प्रजातियां हैं, आपको ध्यान रखना होगा। जैसे गाय में तो कॉन्क्रेज, सिंधी, साहिवाल, नागौरी, जरा सिंधी, थरपकड़, गिरी, दीवानी, लाल सिंधी है। भैंस में मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसान, तराई, फिर सुरती, नागपुरी, एलचूरी है। बकरी में जमुनापारी, अंगोरा, फिर एग्लोनोबियन, सानिन, नूरेज, बीकानेरी, फिर मोगरा, दानपुरी, बर्बरी, चंपा, चोकला, मोसान और कठियावाड़ी, ये बकरी की प्रजाति है, पढ़ना पड़ेगा। भेड़ में आप देखें तो लोही, कोका, अच्छी, फिर ओकाली, दानपुरी या फिर मोगरा है। तो ज्यादातर तो गाय और बकरी का भी पूछ लेता है पेपर में, जमुनापारी बहुत पेपर में आता रहता है, बाकी बर्बरी भी बहुत आता रहता है। तो एक बार आप इसे नोट करके रखिएगा, कहीं और ये कंटेंट आपको मिलेगा ही नहीं, तो एक बार प्लीज आप इसे नोट कर लेना। और पेपर में आता है तो लोग जो है सन्न रह जाते हैं, सवाल कहाँ से आ रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ दिया है उद्योग और दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? सीमेंट के लिए पोरबंदर फेमस है, लखेरी भी क्षेत्र फेमस है, पेट्रो रसायन में नागथेन है, लोहा राउरकेला जानते हैं। कागज उद्योग,
तो कागज उद्योग के लिए साथी पूछ रहा है, तो यहाँ पे जेके नगर नहीं, सीमेंट के लिए फेमस है, जबकि कागज उद्योग में आप देखें तो कई सारे क्षेत्र पर ये तो नहीं है। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। कुछ उद्योग दिया है, इसका प्रमुख केंद्र दिया हुआ ध्यान रखेंगे। सीमेंट में पोरबंदर लखेरी, पेट्रो रसायन नागथेन, लोहा और इस्पात के लिए राउरकेला भिलाई, कागज के लिए साथी ये देखिए टीटागढ़ फेमस है, खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल ज़्यादा फेमस है, बाकी हैं तो बहुत सारे। एल्युमिनियम उद्योग के लिए जेके नगर है, ठीक है। तांबा उद्योग के लिए मलाज खंड है, एल्युमिनियम भी होता है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। और जस्ता साथी ये टुंडू प्रदेश है। जूट उद्योग भाटापार, पेपर में जब आता है ना तो यही लोकेशन आपसे आता है, तो ध्यान रखना है, ये लोकेशन आपसे सीधे पूछाते हैं। आज का अभी तो आखिरी कहाँ है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह आपसे पूछ रहा है, कौन सा है? सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? विशाखापत्तनम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने डी आंसर चुना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। हाँ, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, यह एक ज्वारीपत्तन का एग्जाम्पल है। एन्नोर बंदरगाह, यह प्राकृतिक बंदरगाह है तथा देश का सबसे बड़ा कम राज बंदरगाह भी है। चेन्नई बंदरगाह, यह कृत्रिम बंदरगाह है साथी, तथा यह एक खुला सागरीय बंदरगाह का एग्जाम्पल भी है। अगला, ऑस्ट्रेलिया का खनिज क्षेत्र कालगोली और कुलगार्डी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कालगोली और कलगार्डी साथी ये सोना के प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खनिज को लेकर के, तो न्यू साउथ नॉब, यानी दो क्षेत्र है साथी ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला के लिए फेमस है। एक तो आपका पिलबरा, ये पेपर में बहुत आता है, और न्यू साउथ नॉब, पर पिलबरा कोयला क्षेत्र है, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया का। लॉ आयस्क साथी क्वींसलैंड और दार्जिलिंग रेंज, ये यहाँ पे लोहा निकलते हैं। टाइटेनियम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। सोना साथी कालगुली और कुलगार्डी से मिलता है। चांदी ब्रोकन हिल से मिलता है। तांबा साथी टेमांट क्रीक और क्लोन करी, ये ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाने वाले खनिज है उसकी चर्चा हो रही है। उम्मीद करता हूँ साथी आपको सेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर जरूर करना अपने उन साथियों के साथ जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय।